जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। फ्रेंड, 20 जुलाई को आपको पता होना चाहिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह दिन 20 जुलाई 1969 को मानव के चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने की याद में मनाया जाता है। जी हाँ, आज 20 जुलाई को ही 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार अपोलो मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखा था। है तो ये हमने देख लिया इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। तो इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं ये हमने जान लिया, और आज कौन सा दिवस है इसके बारे में हम चर्चा कर लिए। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12 में, आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े, और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा बैठा होगा, आप सभी को आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, तो मुझे कोल्ड है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा आज आपको आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी, तो माइंड मत कीजिएगा। हमारा जो है उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करना है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करेंगे। फैशन चक्र हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, है। आज हम जानेंगे फैशन व्यापार। तो एक बार फटाफट प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या था। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था फैशन का केंद्र फ्रांस के बारे में चर्चा की थी, यानी कि जो फैशन है उसका केंद्र कहाँ है, फ्रांस में है। उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि जो फ्रांस में जो प्रधान निर्माण की जो कला है उनको कुटूर कहा जाता है। और जो कपड़े को बनाते हैं, डिज़ाइन को, उनको कुटूरियर कहा जाता है, यानी जो पुरुष होते हैं। और जो महिला डिज़ाइनर होती है उनको कुटूरियर कहा जाता था। कहाँ? फ्रांस में। तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। फैशन चक्र हमने देखा था। फैशन चक्र 5 तरह के होते हैं। शैली की प्रस्तुति, यानी कि जब भी कोई फैशन निकलता है तो उसकी क्या होती है, मार्केटिंग होती है, यानी कि मार्केट में उसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरा तो स्टेप है लोकप्रियता में वृद्धि होती है, यानी कि जब भी कोई फैशन या स्टाइल निकलता है, मार्केट में आता है, तो अगर वो देखने में अच्छा लगता है तो हर कोई उसको पसंद करता है, तो लोकप्रियता में वृद्धि होने लगती है। तीसरा था लोकप्रियता की पराकाष्ठा। एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्टाइल जो भी प्रस्तुत किया गया है डिज़ाइनर के माध्यम से मार्केट में, तो वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगता। कुछ चीज़ें होती ना, किसी किसी को ही अच्छी लगती है, पर कुछ कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो सभी को ही बहुत अच्छे लगते हैं। जब जो चीज़ सभी को बहुत अच्छी लगती है तो हर एक के पास वो चीज़ें होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। तो वो क्या होता है, तो एक समय आता है जो फैशन वो क्या होता है, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, यानी कि पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, यानी कि फैशन क्या होता है, अपनी पॉपुलैरिटी पे होता है, यानी कि जिसके पास देखो सेम ही टाइप के स्टाइल के कपड़े आपको दिखाई देंगे। फिर ये जब हो जाता है तो लोकप्रियता में कमी, यानी कि जब हर किसी के पास सेम टू सेम, जैसे आपने सेम कुर्ता पहना, मैंने भी पहना है, अगला देखो तो भी पहना है, तो जब सभी के पास, यानी कि कोई फैशन अपनी पीक ऑफ पॉपुलैरिटी पे आ जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि लोग एक दूसरे को देख देख के बोर हो जाते हैं, यानी कि सेम ही फैशन सेम स्टाइल देख देख के बोर हो जाते हैं। तो पब्लिक को कुछ नया चाहिए होता है। तो इसी की वजह से धीरे धीरे क्या होती है, उस फैशन की लोकप्रियता में कमी आने लगती है, यानी कि लोग डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी है, कि उस फैशन को लोग धीरे धीरे कम पसंद करने लगते हैं। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है कि लोग उस फैशन को इतना कम पसंद करते हैं कि उस फैशन को अपनाना ही
बंद कर देते हैं, यानी कि उस फैशन पुराना हो जाता है और लोगों के द्वारा नहीं उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। आप कह सकते हैं कि लोग उस फैशन को नहीं अपनाते, यानी कि उसको नहीं अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि फैशन 4 चक्र से होके गुजरता है। ये देखिए आपको फिगर के माध्यम समझ में आया होगा। ये नई प्रस्तुति, नई शैली प्रस्तुति, यानी जब कोई नया फैशन आता है तो मार्केट में प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरा जो ये पहला चरण है, आपको पता होना चाहिए, ये है पहला चरण। फिर जब मार्केट में प्रस्तुत होता है तो उसके लोग अगर वो फैशन अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, जो चीज़ अच्छी है तो सभी को अच्छी लगेगी, तो क्या होता है उसके फैशन में लोकप्रियता बढ़ती है, यानी कि लोकप्रियता में वृद्धि होती है। तो ये दूसरा स्टेप है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये देखिए फैशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ इसकी वृद्धि हुई और वृद्धि इतनी हुई कि फैशन जो है क्या हुआ, ये अपने पीक पर पहुँच गया। यानी कि फैशन लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा कि हर कोई जिसके पास देखो सेम ही डिज़ाइन का कुर्ता है, सेम ही डिज़ाइन के सूट्स मिलेंगे। तो क्या हो गया कि ये लोकप्रियता की पराकाष्ठा पे आ गया। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब सबके पास सेम ही चीज़, सेम ही फैशन के कपड़े दिखाई पड़ते हैं तो धीरे धीरे लोग उससे बोर होने लगते हैं और उसकी लोकप्रियता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब लोकप्रियता में कमी आ जाएगी तो सीधी सी बात है उसकी बिक्री भी कम, यानी कि लोग उसको कम खरीदना भी पसंद करेंगे। जब लोग उसको कम खरीदने लगते हैं, मार्केट में उसकी बिक्री नहीं होती है, तो क्या होता है, तो शैली का पुराना होना और वह नकार दिया जाता है। यानी जब उसकी बिक्री नहीं होती तो जो हमारा शॉपकीपर दुकानदार होता है वो उसको क्यों ही लाएगा है, तो इसीलिए वो उसको नकार दिया जाता है, यानी कि वो फैशन से हट जाता है, वो फैशन में नहीं रहता। तो ये 5 चरणों से होकर फैशन गुजरता है। जब भी कोई न्यू स्टाइल यानी कि फैशन आता है तो उसकी प्रस्तुति यानी कि उसको प्रेजेंट किया जाता है मार्केट में। फिर अगर वो देखने में अच्छा है तो उसमें बिक्री में लोग उसको खरीदते हैं, लोकप्रिय होता है और उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि हर कोई उसको पसंद करने लगता है। फिर धीरे धीरे जब सबके पास सेम ही फैशंस के कुर्ते जैसे मैंने आपको बोले हो जाते हैं तो लोग देख देख के सेम ही चीज़ को बोर होने लगते हैं और उसकी लोकप्रियता में वृद्धि कम हो जाती है और उसकी बिक्री भी कम हो। जब बिक्री कम होने लगेगी तो वो फैशन पुराना हो जाएगा और लोग एक नया फैशन ढूंढने लगते हैं, यानी कि कुछ नया चाहिए होता है, हैं। तो ये आपको आई होप फैशन चक्र समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से भी बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इसको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। फैशन चक्र आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देख लिया हमने 5 स्टेज फैशन के हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में बनते हैं, इनको आप पक्का स्टार मार्क करिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा फैशन व्यापार। तो फैशन व्यापार, फैशन यानी कि मर्चेंडिसिंग का अर्थ बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय, सही स्थान और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। फैशन व्यापार को समझने के लिए फैशन वस्तुओं के उत्पादन तथा क्रय विक्रय में व्यापारियों की भूमिका को समझना आवश्यक होता है। अब फैशन व्यापार के पहलू देख लेते हैं। तो फैशन व्यापार के पहलू भी निम्नलिखित है। पहला है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। एक फैशन व्यापारी को किसी भी परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। यदि फैशन व्यापारी को वस्त्र का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान है तो वह डिजाइनर की कल्पनात्मक शक्ति को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता है। फैशन की व्यापारी को कपड़ों और परिधान निर्माण का ज्ञान होने पर वह डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए परिधान के नमूने को ले लेता है और मूल्य व लक्षित बाजार को ध्यान में रखते हुए उत्पादन का श्रेष्ठ तरीका ढूंढता है। दूसरा है क्रय यानी कि बाइंग। क्रय क्रिया उस समय फैशन व्यापार का हिस्सा बन जाती है जब एक फैशन व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में बेचने के लिए खरीदता है। उसे फैशन की वस्तुओं के लिए लक्षित बाजार की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उसे फैशन की प्रकृति एवं पूर्वानुमान लगाने में निपुण होना चाहिए जिससे वह ठीक तरीके से खरीदारी कर सके एवं सामान का ऑर्डर दे सके। तीसरा है संवर्धन यानी कि प्रमोटिंग। जब एक फैशन व्यापारी डिजाइनर के लिए काम करता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक फैशन व्यापारी डिजाइनर के लिए काम करता है तब उसकी प्राथमिक वरीयता यह होती है कि वह डिजाइनर के उत्पादों को उन दुकानों तक पहुंचाए जहां पर उसकी अधिक बिक्री हो सके।
फैशन व्यापारी में रचनात्मक मस्तिष्क तथा व्यापारी व उत्पादन कौशल अवश्य होना चाहिए। डिज़ाइन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फैशन व्यापारी फैशन प्रदर्शनियों में भाग लेता है और उत्पादों के लिए लक्षित बाजार ढूंढता है। जैसे बच्चों के कपड़ों की दुकान, विभागीय दुकानें या छूट देने वाली दुकानें। नेक्स्ट है विक्रय यानी कि सेलिंग। फैशन का जो व्यापारी होता है, तो फैशन व्यापारी का डिज़ाइनर के नए उत्पादों को दुकानों व बाजारों में पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी होता है, जिससे वे ग्राहकों तक पहुंच सके। इसके लिए व्यापारी को बाजार की प्रवृत्ति और पूर्वानुमान का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह वस्तुओं के उत्पादन का अनुमान लगाकर अपनी राय दे सके। एक फैशन व्यापारी द्वारा दुकानों में उत्पादों को प्रदर्शित करने से संबंधित सलाह देने के लिए अपने सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का प्रयोग करना चाहिए। जब एक फैशन व्यापारी खुदरा दुकान के लिए काम करता है, तो वह फैशन उत्पादों को खरीदने और दुकानों में उसकी प्रदर्शनी करने के लिए भी उत्तरदायी तो होता है। तो ये तो हमने देख लिया फैशन व्यापार के कुछ पहलू कौन कौन से। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हमने देखा क्रय यानी कि बाइंग, तीसरा देखा संवर्धन प्रमोटिंग, चौथा विक्रय यानी कि सेलिंग। और ये सारी चीज़ें हमने देख ली किसके अंतर्गत, फैशन व्यापार के पहलू के अंतर्गत। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। वर्तमान में फैशन किस रूप में स्थापित हुआ। क्वेश्चन 2 कहता है कम समय तक चलने वाले फैशन कौन सा है। क्वेश्चन 3 अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभाव किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 4 कहता है फैशन शुरू होने से खत्म होने तक कितने स्तरों से गति करता है। हमने फैशन के 5 स्तर पढ़े ना, मैंने आपको डिटेल में समझाया भी उसको। तो बताइए फैशन शुरू होने से खत्म होने तक कितने स्तरों से गति करता है। क्वेश्चन 5 और लास्ट कहता है फैशन व्यापार का कोई एक पहलू बताइए। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम अब नेक्स्ट है हमारा फैशन उद्योग में व्यापार के स्तर हैं। तो देखते हैं। तो फैशन उद्योग में व्यापार के 3 स्तरों पर होता है, ध्यान दीजिएगा। फैशन उद्योग में व्यापार के 3 स्तर होते। पहला खुदरा संगठन, दूसरा क्रय एजेंसी, तीसरा है निर्यात उद्यम व्यापारी। तो ये 3 स्तर हैं किसके, फैशन उद्योग के व्यापार में। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में अपनी। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। हमने क्या देखा आज की क्लास में, फैशन चक्र, फैशन व्यापार के पहलू और कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में मैंने दिए हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और क्लास समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर भी कोई क्यूरी है किसी भी टॉपिक में, किसी सेंटेंस में, किसी भी ऐसे वर्ड में जो आपको समझ में ना आया हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।